नीचे वर्ग के लोग निचली जाति को, पिछड़ी जाति को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। तो विधवा को अशुभ माना जाता है। उन्हें मतलब शादी हो, उनकी खुद की बच्ची का शादी हो तो उनको उसमें नहीं शामिल किया जाता। उनके हाथों से शुभ काम नहीं करवाए जाते। अपनी बेटी को कुछ दान करना हो, कुछ करना हो तो उनके हाथ से नहीं करवाया जाता कि ये अशुभ है, इसके पति नहीं है तो इसका प्रभाव इसके मतलब अगर अपनी बेटी को आशीर्वाद देगी तो इसका कर्म उसकी बेटी पर चला जाएगा। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में। इस प्रखंड का एक पंचायत है छाजन हरिशंकर पूर्वी और गांव का नाम है चरकुरिया। इस गांव में अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं। उनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। एक लड़की हमारे बगल में बैठी है, इसका नाम है निशा सहनी। निशा से हम बात करेंगे। यह गांव है और गांव की ये लड़कियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति से ताल्लुकात रखती हैं और इस गांव में निशा जैसी जो लड़कियां हैं, खासकर निशा, उसने अपनी कलम की बदौलत पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। दरअसल अपन समाचार नाम का एक मीडिया कार्यक्रम, सामुदायिक मीडिया कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के चांदकेवाड़ी पंचायत जो पारू प्रखंड में पड़ता है, वहां से 2007 में शुरू किया था। मैंने अपने कुछ साथियों अमृतांज इंदिवर, फुलदेव पटेल, पंकज सिंह के साथ मिलकर काफी उतार चढ़ाव के बाद कुछ दिन रुका, फिर चला और आज चांदकेवाड़ी समेत कई गांवों में यह कार्यक्रम चल रहा है। और खासकर जो ये लड़कियां हैं, गांव की लड़कियां हैं जो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से हैं, वे अपने गांव की समस्याओं को कलम और कैमरे की मदद से उठाती हैं। हमारे बगल में निशा है, इससे हम बात करेंगे। निशा ने अपनी कलम के माध्यम से अपने आसपास के गांव के मुद्दों को उठाया, जिसकी खासी चर्चा हुई। द पायनियर जैसे अंग्रेजी के बड़े अखबार ने निशा के आर्टिकल को छापा है। कई हिंदी अखबारों में भी इसके आर्टिकल छपे हैं। तो हम बात करते हैं आज निशा से कि आखिर इतने कम उम्र में द पायनियर जैसे बड़े अखबार में और हिंदी अखबारों में कैसे छपी। दरअसल चरखा नाम की जो एक संस्था है दिल्ली की, यहाँ मुजफ्फरपुर की दर्जनों लड़कियों को लेखन की ट्रेनिंग दी, वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी और एक तरह से रूरल राइटर बनाया है। इसी कड़ी में निशा अपन समाचार से जुड़ी है, चरखा से जुड़ी और कलम के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से अपने गांव समाज की मुद्दों को उठाती है। तो आइए निशा से बात करते हैं कि कैसे इतने कम उम्र में इसके दिलो दिमाग में, जिस उम्र में खेलने और कूदने का उम्र होता है, उस समय इस गंभीर मुद्दे पर कैसे गांव की समस्याओं पर लिखती हैं, सोचती हैं, गुनती हैं। तो निशा, सबसे पहले आपको बधाई। आपके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं द पायनियर जैसे बड़े अखबार में। तो आप पहले अपने बारे में बताइए कि नाम क्या है। नाम तो मैंने बता दिया, किस क्लास में पढ़ती हैं, विषय क्या है और लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, ये पहले आप बताएं। धन्यवाद सर। और मैं निशा सहनी पार्ट 2 में पढ़ती हूँ। और मैं मतलब कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी, बच्चों को देखती थी कि वो स्कूल जाने की वजह खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जैसे घर बन रहा है, वहाँ पे वो लोग ईंटें ढो रहे हैं, बालू का काम कर रहे हैं। तो ये देखकर बहुत अजीब, मन में अजीब सा एक हलचल रहती थी कि आखिर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते, मैं पढ़ रही हूँ तो ये लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। फिर मुझे मतलब हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि इन लोगों का हालत इतना खराब क्यों है। जिन हाथों में कलम होना चाहिए उन हाथों में अभी ईंट है, बालू है। तो यही सब सोचकर मुझे बहुत मतलब प्रेरणा मिली। मुझे सोचती रहती थी कि इन लोगों का मतलब बदलाव कैसे लाए। और तो मैंने कलम चलाना शुरू किया कि इन लोगों में मतलब जहाँ तक मेरा आर्टिकल जाए, जहाँ जिन जिन लोगों तक पहुँचे, जिन एरिया में पहुँचे, और वो लोग मतलब प्रेरणा ले
कि बच्चों को कलम चलाना, वो हमारे देश के भविष्य है, ना कि वो बाल मजदूर है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके माता पिता करते आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी वही करें। मतलब कि बदलाव तो आना चाहिए ना, उनके माता पिता मजदूरी किए तो बच्चों में एक उत्साह लाए, माता पिता भी लाए कि हाँ हम मजदूरी किए तो तुम मत करो, तुम अच्छे बड़े अफसर बन सकते हो, अच्छे पद पे जा सकते हो। हम लोगों ने कभी सुख नहीं किया तो तुम लोग के बदौलत हम लोग कर रहे, जो सपने हमरे मतलब हमारे आंखों में मर गए वो सपने तुम्हारे आंखों से हम पूरे करें। तो यही देखकर मैंने सोचा कि इस पे कलम चलाया जाए और लिखा जाए। निशा, आप किस क्लास में अभी हैं और उम्र क्या है आपकी? मैं बीए सेमेस्टर 2 में हूँ, मेरा उम्र 20 साल है और कॉलेज कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेरा आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो कितने आर्टिकल आपके छप चुके हैं और किस किस अखबार में, लगभग याद होगा तो किस किस अखबार में छपा है अभी तक? मेरे 3 आर्टिकल छपे, एक मैंने मेंस्ट्रुएशन पे लिखा आर्टिकल, फिर बाल श्रम और विधवा पुण्य विवाह पे मैंने आर्टिकल लिखा है, किन किन अखबारों में लगभग? और डेली पायनियर और ऐसे बहुत पूर्वोदय, पूर्वोदय, दैनिक पूर्वोदय, दैनिक पूर्वोदय। जो असम से गुवाहाटी से छपता है। यस सर, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मतलब न्यूज़पेपर है जिसमें मेरे आर्टिकल्स आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों तक मेरे आर्टिकल्स पहुँचे, उनमें उत्साह आए, पढ़े और बदलाव लाए। तो ये निशा है। निशा से समझते हैं कि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं वहाँ गांव की क्या समस्याएं हैं और आर्टिकल में जो मुद्दे उठाए गए हैं उस मुद्दे को लेकर क्या कुछ लिखा है। तो पहला जो विधवा की जो समस्याएं हैं यस सर, उस पर आपने लिखा है। यस सर। क्या समस्या है, आर्टिकल में क्या मुद्दे उठाए हैं? मुद्दे ये उठाए हैं कि किसी बदौलत मतलब एक तो शादी हो गई और किसी बदौलत उनके मतलब पति का निधन हो गया, या तो शराब पीने के कारण या किसी कारण निधन हो गया, तो विधवा को अशुभ माना जाता है। उन्हें मतलब शादी हो, उनकी खुद की बच्ची का शादी हो तो उनको उसमें नहीं शामिल किया जाता, उनके हाथों से शुभ काम नहीं करवाए जाते। अपनी बेटी को कुछ दान करना हो, कुछ करना हो तो उनके हाथ से नहीं करवाया जाता कि ये अशुभ है, इसके पति नहीं है तो इसका प्रभाव इसके मतलब अगर अपनी बेटी को आशीर्वाद देगी तो इसका कर्म उसकी बेटी पर चला जाएगा। तो ये देख कर मुझे बहुत खराब लगता था कि उसकी माँ का उसमें क्या गलती है। अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो उसमें उसका क्या, उसका कर्म नहीं है। ये तो मतलब ये तो विधाता का दिया है ना कि वो किसी की बदौलत उसका पति मतलब चल गया, तो वो उस पे क्यों लागू होगा। और विधवा को भी तो मतलब जीने का हक है, उसको कपड़े पहनने का हक है। जरूरी नहीं कि वो सफेद कपड़ों में जिंदगी गुजार ले, कुछ भी अपना सर श्रृंगार कुछ नहीं करे। तो ये देखकर बहुत मन में मतलब चलता रहता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अपनी बेटी की शादी में वो ना जाए, अपनी बेटी को ना छुए, शुभ कार्य में ना जाए, पूजा पाठ में वो भाग ना ले। उसको दोबारा शादी करने का भी हक है, फिर से ज़िंदगी जीने का भी हक है, सब कुछ करने का हक है। जैसे कि आम लड़कियाँ जो शादीशुदा है उसकी तरह उसको भी जीने का हक है, चारदीवारी में कैद रहने का हक उन्हें भी नहीं है। अच्छा, तो ये जो केस स्टडी उसमें आर्टिकल में दिया है यस सर। वो अपने गांव की महिला के बारे में है या दूर की महिलाएं हैं? गाँव की महिला के बारे में है। कुछ महिला है हमारे गाँव में जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैंने देखा है, मैं शादी में गई हूँ, गाँव में ही आस-पास ही गई हूँ तो देखी हूँ कि शादी हो रहा है, उनकी मतलब उसका मतलब जो भी विधि है कुछ भी करना पड़ रहा है तो दूसरी महिला से वो करवा रही है, खुद वो कुछ नहीं कर रही है। उसको करने ही नहीं दिया जा रहा, बोल रहा है कि तुम अपनी बेटी को ये करोगी तो तुम्हारा मतलब उस पे चला जाएगा। तो यही देखकर बस सोची कि इसमें बदलाव लाना चाहिए, लिखना चाहिए इस पे। तो उन महिलाओं से जो विधवा है उनसे आपकी बातचीत हुई? उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने पूछा कि क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है ये विधि, जो हमें बताया जा रहा है वही हम करते आ रहे हैं। उन्होंने हमें जो बोलता था, हमारी दादी परदादी दी लोग अगर वो लोग के मगर घर में कोई गुज़र गए तो उन लोगों के साथ वही होता था, तो हमारे साथ भी अब यही हो रहा है, तो सदियों दर सदी चला आ रहा है। तो अभी भी कपड़े सफेद पहनती है या कलर पहनती है? नहीं, सफ़ेद कपड़े ही पहनती, मतलब कि साधारण कपड़े ही पहनती है। अगर कोई चटक-मटक कपड़े पहन लिए या चूड़ियाँ चढ़ा ली या कुछ मेकअप कर ली तो उनको मतलब दूसरे तरह से देखा जाता है। उनके चरित्र पे सवाल उठाया जाता है कि ये चरित्रहीन है, तो ये है, वो है, ये अपने पति के प्रति ये नहीं थी। तो बस यही।
पुरुष के साथ ऐसा होता है क्या? पुरुष जो विधुर हो जाते हैं, जिनकी पत्नी मर जाती है, तो जो प्रतिबंध है, जो सामाजिक नियम है, क्या पुरुषों में भी ऐसा देखा है क्या आपने? नहीं, पुरुषों में तो ऐसा नहीं देखा गया है, ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा देखा गया है। पुरुषों में तो ज़्यादातर पुरुष अगर विधुर हो गए तो देखा गया है कि उनका पुनः विवाह हो जाता है, विधुर कर ही लेते हैं शादी, और महिलाओं में ही ऐसा भेदभाव किया जाता है। तो ये भेदभाव में ही परिवर्तन लाना मेरा यही काम था कि मैं चाहती थी कि इसमें परिवर्तन लाया जाए, और ना तो महिला में और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो वीडियो से आपने बातचीत की, समाज के किसी बड़े बुजुर्गों से बातचीत हुई इस इशू पे, किसी पुरुष से? और अगर बातचीत हुई तो क्या हुई, या बातचीत आपने नहीं की? मैंने पुरुष से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है, और ग्रामीण इलाकों में यही चला आ रहा है, मतलब कि इस पे सवाल उठाने का कोई वो नहीं है, इसमें नहीं बोलो तो ठीक रहेगा, क्योंकि यही नियम ही है। अच्छा, तो अभी निशा को आप सुन रहे हैं। निशा का आर्टिकल बड़े अखबार में छपा है, जिसमें विधवा की जो समस्याएं हैं उस समस्या पर इसने आर्टिकल लिखे हैं। तो कितनी दारुण कथा है, और इतनी छोटी उम्र में विडो की समस्याएं जो हैं, विधवाओं की जो समस्याएं, उस पर इसने लेख लिखे हैं। अब हम बात करते हैं बाल श्रम के बारे में। एक दूसरा आर्टिकल लिखा है निशा ने बाल श्रम पर, बाल मजदूर पर। वो भी बहुत काफ़ी उसकी चर्चा हुई है। जो लिखने की शैली है, जिन मुद्दों को उठाया है, वो काफ़ी प्रभावित करते हैं मुद्दे। तो निशा, आपने एक और आर्टिकल लिखा है बाल श्रम पर, लेबर डे पर, आर्टिकल द पायनियर में छपा है। तो उसमें क्या मुद्दे उठाए आपने? क्या है, मतलब गांव घर की जो समस्याएं हैं उसको आपने देखा और उसको लिखा है। क्या है, क्या समस्याएं हैं? बाल श्रम में ये समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी स्कूल में होना चाहिए, जिनको अच्छे ड्रेस पहनकर, अच्छे मतलब कलम कॉपी के साथ स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वो अभी मजदूरी कर रहे हैं। जिनके मतलब माता पिता वो किए, वो काम उसके बच्चे कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। तो यही सोचकर मैं सोची कि इस पे भी लिखना चाहिए, ताकि मतलब उनके माता पिता भी ये आर्टिकल पढ़े, मेरा ये आर्टिकल पढ़े, उनके सोच में ही बदलाव आए, वो सोचे कि हमारे बच्चे पढ़े, जो सपने हम पूरे नहीं किए वो हमारे बच्चे के द्वारा सपने। नहीं, लेकिन कारण क्या है? आखिर क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चे? क्यों काम स्कूल जाने की बजाय खेतों में जाते हैं? कारण ये है कि घर में 5 लोग हैं, कमाने वाला एक है, और यही सोचकर कि कमाने वाला एक है और वो इतना नहीं कमा पाते कि जिनसे वो उनके अगर 4 बच्चे हैं और चारों को बराबर पढ़ा सके, तो इसके कारण वो एक बच्चे को पढ़ाए तो 3 नहीं पढ़ पाते हैं। और घर में आर्थिक स्थिति देखकर वो लोग सोचते हैं कि हम भी वही अपने माता पिता का ही सहायता करें, हम भी काम करें जिससे हमारा परिवार चले। गरीबी भी एक कारण है क्या? गरीबी ही मेन कारण, तो गरीबी ही है, क्योंकि वो ठीक से ना तो ठीक कपड़े पहन पाते हैं, ना अच्छे कोचिंग, ना अच्छे स्कूल जा पाएंगे, तो पढ़ कैसे पाएंगे? जब उनका पेट ही नहीं ठीक से भरेगा तो स्कूल कैसे जाएंगे? लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अब तो स्कूलों में भी खिचड़ी योजना है, शिक्षक भी आ गए हैं, स्कूल भवन भी बन गए हैं, तो वहां तो भेजा जा सकता है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना भी नहीं चाहते, और कुछ पेरेंट्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो करते चले आए हैं उसको अपने पूर्वजों का वो मान लिए है, तो सोच रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज किए, जो हम कर रहे हो हमारे बच्चे भी करें, तो अपने बच्चे को उत्साहित नहीं कर रहे हैं कि तुम भी पढ़ो, तुम भी बड़े अफसर बनो, कुछ बनो, तो इसके कारण वो भी मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, जिस गांव में आप हैं, जिस पंचायत में है, वहाँ की आबादी जो है किस स्तर, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है? किन किन जातियों के लोग इस पंचायत में रहते हैं? इस पंचायत में बहुत मतलब इस गांव में सिर्फ एक ही साहनी ही है, और पंचायत में बहुत सारे जाति है, मुस्लिम हिंदू सब है, और राजपूत भूमिहार सब सारे जाति है। पर इस गांव की स्थिति बहुत मतलब उतना नहीं बदल पाई है जितना और जगह पे बदला हुआ है। मतलब निशा का कहना है कि जो यह पंचायत है छाजन हरिशंकर पूर्वी, यहाँ गरीबी काफ़ी है और सहनी डोमिनेंट यह पंचायत है। मैंने भी अभी जब मैं आ रहा था तुर्की होते हुए मुजफ्फरपुर से, तो सड़क किनारे झोपड़ियों की कतारें मैंने देखी। तो गरीबी है आज भी, महंगाई की वजह से हो सकता है या और भी वजह हो सकती है, अशिक्षा भी है, सामाजिक कुरीतियां हैं। तो बात करते हैं, कुछ और लड़कियां हैं यहाँ मौजूद
जो निशा को देखकर, इसके काम को देखकर प्रभावित होकर आई हैं इनसे मिलने समझने। तो हम बात करते हैं कि गांव की जो लड़कियां हैं क्या सोचती हैं गांव की गरीबी के बारे में, अशिक्षा बेरोजगारी के बारे में। तो कुछ लड़कियां हैं, हम बात करते हैं। पहले आप ये बताइए, आप कैसे क्यों आई हैं और नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ती हैं और समस्याएं गांव की क्या है, इस पूरी बात को आप अपनी बात को रखें। मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं पार्ट 1 में इस बार एडमिशन करवाई हूँ। मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे समस्या है जिससे मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं जा सकती और उसके पढ़ाई लिखाई में रोक टोक किया जाता है। वो कभी भी अपने मन का नहीं कर पाते। शुरू से उनके पेरेंट्स है जो उनके पेरेंट्स बोलते वही करते हैं। फिर उनका शादी हो जाता है, फिर उनका पति बाल बच्चे सबको देखते हैं वो। तो उनके सपने जो है वो पूरे नहीं होते हैं। मतलब जो लड़कियां सपने पालती हैं कि कुछ पढ़ लिख कर बने, वो गांव में अभी दूर है उससे। हाँ, ऐसा होता है। लड़कियां कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पा रही है। आप क्या बनना चाहती हैं? आप? हम टीचर बनना चाहते हैं। तो अपने आसपास की जो लड़कियां हैं, जो गांव में और मुद्दे हैं सामाजिक और जो कुरीतियां हैं, उसके बारे में कुछ आप बताएंगी? मेरे गांव में बेरोजगारी बहुत है। मतलब गांव में मतलब 100 200 300 लोग रहते हैं और उसमें मतलब दो तीन वो घर है जिसमें कोई नौकरी करता है। बाकी सब ऐसे मजदूर है, सब खेतों में काम करते हैं। बाल मजदूर, उनके बच्चे भी काम करते हैं और माता पिता भी सब। माता पिता भी हैं। तो अभी आप सुन रहे थे, और भी लड़कियां हैं जो निशा के आर्टिकल को देखकर वो भी चाहती हैं अपने गांव की समस्याओं को उठाना, ताकि दूर तक जाए, सरकार तक ये बात जाए कि आज भी गांव विकास से काफी दूर है। आज भी लोग झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी में जीते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करके मजदूरी करने जाते हैं, क्योंकि उनके पास मजबूरी है कि एक आदमी कमाने वाला है और 8-10 आदमी खाने वाला है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर गांव के विकास की योजना बनानी हो तो आपको गांव में आना पड़ेगा। दिल्ली में बैठकर, एसी रूम में बैठकर आप गांव की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज चले गांव में, और गांव में इन लड़कियों के बहाने, निशा के बहाने, जो आर्टिकल गांव में बैठकर लिख रही हैं और द पायनियर, पूर्वोदय, दैनिक पूर्वोदय जैसे बड़े अखबार में छप रही हैं, आप सोच सकते हैं जो रूरल राइटर है, चरखा या अपन समाचार के साथ जुड़कर ये लड़कियां गांव में एक नई तरह की पौध जन्म ले रही है, रूरल राइटर के रूप में, ग्रामीण लेखिकाओं के रूप में। और यही नहीं, चांद के बाड़ी पंचायत और आसपास पारू के कई गांवों की लड़कियां अपन समाचार के जरिए वीडियो बनाती है, गांव की समस्याओं को उठाती है। निशा की भाभी यहाँ बैठी हैं। बात करते हैं कि निशा जो काम कर रही है, परिवार के लोग को क्या गर्व है, क्या सोचते हैं? निशा जो काम कर रही है, मतलब लिख रही है, गांव के मुद्दों को उठा रही है, उसको लेकर के क्या परिवार के लोग खुश हैं? इसके माता पिता या आप जैसे लोग हैं? सब बड़ा खुश है। क्या मतलब माता पिता भी खुश है। यहाँ निशा की भाभी बैठी हैं, हम बात करते हैं इससे भी कि निशा जो आर्टिकल लिख रही है, जो गांव के मुद्दे उठा रही है, ग्रामीण पत्रकारिता कर रही है। आश्चर्य इस बात की कि बड़े बड़े लेखक और पत्रकार आज सत्ता के दरबार में है, वहां गांव में रहकर, समस्याओं के बीच रहकर कैसे अपने मुद्दों को, अपने गांव के मुद्दों को, अपने गांव के गरीबों, मजदूरों, जो बाल श्रमिक हैं, उनके मुद्दों को उठाती हैं। तो क्या इसके परिवार के लोग खुश हैं? क्या वे गौरवान्वित महसूस करते हैं? तो चलिए उनकी भाभी से मिलते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और फिर निशा जो लिख पढ़ रही है, जो मुद्दे उठा रही है, उसको लेकर के इसके माता पिता या घर के लोग क्या सोचते हैं? जी, मेरा नाम आशा है, मैं निशा की भाभी हुई। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि निशा का आर्टिकल आज बड़े बड़े अखबारों में छपा जा रहा है और इससे प्रभावित होकर घर के सारे लोग बहुत खुश हैं। और इसी चीज़ को देखकर अगल बगल के लोगों में भी जागरूकता फैलेगी और अगल बगल की लड़कियों में ये मतलब मानसिकता ये हटेगी कि हम भी कुछ करें और अपने मतलब कि निशा जैसी और आर्टिकल लिखे या किसी भी चीज़ के थ्रू आगे बढ़े और अपना सपने को पूरा करें।
नहीं, मुझे निशा पहले बता रही थी बातचीत शुरू करने के पहले कि आपके अंदर भी वो लेखक बनने का सपना वो अंकुरित होने लगा है। बोल रही थी कि वो भी लिखना चाहती है। जी, अभी मैं शादी हाल फिलहाल में हुई हुई है, लेकिन मैं मतलब ऐसा वाइफ अभी हूँ, तो मैं भी सोच रही थी मतलब ऐसे घर में बैठकर कुछ नहीं होगा, तो मतलब क्यों ना मैं भी निशा की तरह आर्टिकल लिखूँ और मतलब कुछ करूँ। तो कोई समस्या जो गांव घर की समस्याएं हैं जो आपको कचोटती होंगी, महिलाओं की समस्याएं या मजदूर या किसान या आसपास की कोई ऐसी चीजें जो आपको कचोटती हो जिस पर आप आर्टिकल लिखना चाहती हैं? जी, अभी मैं देख रही हूँ अगल-बगल के लोगों को, जैसे मैंने अभी देखा है गाँव में बहुत सारे मतलब बहुत जाति के लोग रहते हैं, जैसे निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, ऊँचे वर्ग के लोग रहते हैं, उन लोगों में मतलब बहुत ही भेदभाव किया जाता है। मतलब ऊँचे वर्ग के लोग निचली जाति को, पिछड़ी जाति को कभी आगे बढ़ने नहीं देते, उन्हें मतलब और नीचे की ओर उनको उन्नति नहीं करने देते, ताकि वो कुछ आगे बढ़ सके और अपने सपने को पूरा कर सके। मतलब जातीय भेदभाव की बात आप कर रही हैं? जी सर। कभी महसूस हुआ किस तरह जातिगत भेदभाव किया जाता है? हाँ, हर जगह, जैसे कि दफ्तरों में ही देख लीजिए, बैंक में या सरकारी जगहों पर अपने जाति के लोगों को ही वो लोग आगे बढ़ाते हैं, निचली जाति के लोगों को वो लोग और मतलब उनका ना साथ देते हैं ना उनका सहयोग करते हैं। तो ये निशा की भाभी थी और निशा से भी मेरी बात हुई और लड़कियों से, कैसे गांव की जो जिंदगी है, जो जिल्लत भरी जिंदगी है, समस्याओं से घिरे लोग हैं, कैसे लड़कियों के सपने मर रहे हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं, कैसे सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, कैसे सामाजिक बंधन एक महिला के पति के निधन के बाद, मृत्यु होने के बाद उन्हें जिंदगी भर अकेले गुजारना तो पड़ता ही है, साथ ही साथ एक एक दिन घूट घूट कर जीना पड़ता है जब उन्हें एक एक चीज पर रोका जाता है। कपड़े पहनने पर, रंगीन कपड़े पहनने पर उन्हें रोका जाता है, किसी धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने पर। तो निशा जैसी लड़कियों के अंदर की संवेदना जगती है और संवेदना जगती है तो कैमरा उठाती है, कलम उठाती है और अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक ले जाती है। ऐसी लड़कियों को सलाम और गांव की लड़कियों का यह अभियान आगे बढ़े, इसके लिए हम भी लगे हैं और ये लड़कियां भी लगी हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।